अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फंक्शंस देखे थे और फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब राइट किया था तो इस तरह की एक इक्वेशन बनी। यहाँ पे हमारे पास वन जो है वो सबसे कम टाइम लेगा इन द फॉर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन पावर एन जो है वो हमारे पास बिगेस्ट फंक्शन है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं, हम उनको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ करेंगे, और एट द एंड हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। एसिम्प्टोटिक नोटेशन असल में मैथमेटिक्स के डोमेन से बिलोंग करती हैं, क्योंकि इनके अंदर मेनली मैथमेटिक्स की इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन की तीन मेन टाइप्स हैं, which are big O notation, that means this will be the size, big O, और इसको हम लिखते हैं O से। चलिए हम नोटेशन बाद में देखते हैं। देन है हमारे पास बिग ओमेगा एंड देन बिग थीटा। ये तीन हमारे पास मेन कैटेगरीज हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन की, ठीक है। Now, the big O notation, this is called the upper bound. अपर बाउंड किस तरह से है हम इसको भी देखते हैं। द ओमेगा इज कॉल्ड, बिग ओमेगा इज कॉल्ड द लोअर बाउंड एंड बिग थीटा इज कॉल्ड एवरेज बाउंड, ठीक है। इसको हम टाइट बाउंड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन, राइट। अब अपर बाउंड हमारे पास क्या है, अगर तो हमने किसी भी फंक्शन की अपर लिमिट क्रॉस चेक करनी हो, लाइक अगर मेरे पास आंसर है सपोज 20 का, ठीक है। इफ माई एनी फंक्शन एफ ऑफ n is equals to is greater than 20, greater equal to 20, ठीक है। तो इसका अपर बाउंड क्या होगा कि अगर वो 20 से बड़ा है तो क्या होगा, वो 30 से भी बड़ा होगा, 40 से भी बड़ा होगा, 50 से भी बड़ा होगा, ऐसे ही है ना। एंड सिमिलरली इफ माय फंक्शन इज लेसर देन 20 तो क्या होगा, वो 20 से भी छोटा है, 30 से भी छोटा है, 40 से भी छोटा है, 50 से भी छोटा है एंड 500 से भी छोटा है। ऐसे ही होगा ना, अगर हमारे पास कोई भी एक डिफाइंड रूल है, लाइक एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन 1, तो एफ ऑफ एन हमेशा 1 से भी ग्रेटर होगा, 2 से भी ग्रेटर होगा, 3 से भी ग्रेटर होगा। एंड अगर हमारे पास एक रूल है एफ ऑफ एन इज लेसर देन 3, तो वो 3 से भी लेसर है, 2 से भी लेसर है, 1 से भी लेसर है, राइट। तो इसी सेंस में हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड आता है। हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन अभी जब इनकी डेफिनेशन करेंगे तब देख लेते हैं। एवरेज बाउंड हमारे पास वो स्पेसिफिक नंबर है जिसके ऊपर अगर अगर हमारे पास 20 है तो 20 से आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो अपर बाउंड की हैं, और 20 से पीछे वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो लोअर बाउंड में आए।
तो हम उस केस में 20 को एवरेज बाउंड कहेंगे। इससे आगे वाली चीज़ें अपर बाउंड में आ रही हैं, इससे पीछे वाली चीज़ें 20 से पीछे वाली वैल्यू लाइक 19, 18, 17 वगैरह लोअर बाउंड में आ रही हैं। तो उस केस में हम एवरेज बाउंड हमारा जो होगा वो 20 को स्पेसिफिक वैल्यू होगी। सबसे ज़्यादा यूजफुल एल्गोरिदम में एवरेज बाउंड होता है बिग थीटा। अब अगर सबसे ज़्यादा यूजफुल बिग थीटा है तो हम बिग ओ और बिग ओमेगा निकालते क्यों हैं? अब कुछ केसेस हमारे पास इस तरह के आते हैं जैसा कि फैक्टोरियल के केसेस होते हैं, वहाँ पे हम एग्जैक्टली बिग थीटा जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस जहाँ पे हम बिग थीटा या एवरेज बाउंड या टाइट बाउंड कैलकुलेट ना कर पा रहे हों, उन केसेस में हम अपर बाउंड या लोअर बाउंड को कैलकुलेट करते हैं और उनके थ्रू अपने एल्गोरिदम को एनालाइज करने की ट्राई करते हैं। ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास ये टर्म्स आ रही हैं मैक्सिमम। हमारा जो फंक्शन है वो इन्हीं क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं। अगर तो फंक्शन इन क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं तो हम बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा को कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन इनके मल्टीपल से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स के दिस टर्म लॉग एन एंड एन, सिंपल एन, वो कहीं पे डिवाइड हो रही हैं या फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं या फिर एन स्क्वेयर लॉग एन आ रहा है, एन स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर रूट आ रहा है, एन टू पावर एन, इस तरह से इन फंक्शन से मिलकर कोई न्यू फंक्शन बन रहा है जो कि इन फंक्शंस का मल्टीपल है, तब भी हम ये तीनों नोटेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो हमारा फंक्शन इन सब वैल्यूज़ से बिलोंग कर रहा है या फिर इन सब के मल्टीपल से बिलोंग कर रहा है तो हम ये तीनों नोटेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फंक्शन इन वैल्यूज से या इनके मल्टीपल से बिलोंग नहीं कर रहा तो हम बिग थीटा जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम बिग ओ या बिग ओमेगा को कैलकुलेट करते हैं। जब भी हमारे पास कोई ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जो कि इन फंक्शन से या फिर इनके मल्टीपल से बिलोंग नहीं कर रही होती तो हम बिग थीटा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम बिग ओ या बिग ओमेगा को कैलकुलेट करते हैं यूजुअली। अब हम देख लेते हैं कि बिग ओ का जो फंक्शन है वो क्या है और कैसे काम करता है। बिग ओ हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से, राइट। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द फंक्शन f of n is equals to big O of g of n। एक अगर हमारे पास फंक्शन है f of n, वो बिग O है g of n का for all values of n greater than equals to n नॉट। एक दफ़ा मैं यहाँ पे लिख लूँ तो मैं समझाने में थोड़ा आसानी रहेगी। इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट्स
C and N naught such that f of n is less than or equals to C multiplied by g of n for all values n is greater than equals to n naught. Now ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है बिग O की. The function f of n is equals to big O of g of n. कि हमारे पास जो भी फंक्शन है f of n वो किसी दूसरे फंक्शन g of n का बिग O है. किस केस में? जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है सम इनिशियल वैल्यू n नॉट. इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स c एंड n नॉट. c और n नॉट हमारे पास पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स होंगे सच दैट कि अगर हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें जी ऑफ एन के साथ तो भी वो फंक्शन जो है वो ग्रेटर हो एफ ऑफ एन से. ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी. लेट्स अज्यूम हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3. राइट, अब 2n प्लस 3 हमारे पास एक फंक्शन है, हम इसको रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन में. सो दैट मीन्स 2n प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट. अब हमें कोई और फंक्शन g ऑफ n खुद से बनाना है इस तरह से कि 2n प्लस 3 हमेशा या तो बराबर हो या फिर उससे लेसर हो. तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10n तो 2n प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो दिस विल बी 10, और अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 प्लस 3 5 इज लेस देन 10. तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. नाउ हियर अब हमने एफ ऑफ एन लिख लिया था. इस साइड पे हमारे पास होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एन. सो इन दिस इक्वेशन c is equals to 10 because this is constant and g of n is equals to n, this function, right? and n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो f of n is big O of g of n. So we can write f of n is equals to big O of g of n, and g of n is n. So we can say f of n is big O of n. Right? तो इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने इस फंक्शन का अपर बाउंड कैलकुलेट किया है. इस तरह से हमारे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एन जिसकी वैल्यू हमने रखी थी 2n प्लस 3.
अब इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए हमें कोई ऐसा जी ऑफ एन फंक्शन चाहिए था जिसको अगर मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट के साथ तो वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल हो एफ ऑफ एन से, या फिर एफ ऑफ एन जो है वो लेसर और इक्वल हो इनके प्रोडक्ट से। तो हमने अज्यूम किया कि ये वाला फंक्शन जो है ये लेस देन और इक्वल टू है 10n से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि जब हमने 1 पुट किया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो दैट मीन्स कि अगर 1 पे सेटिस्फाई हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली 2 पे भी सेटिस्फाई होगी। कैसे? अगर हम n की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करें तो दैट इज 20, यहाँ पे 2 पुट करें तो 22 4 प्लस 3 7 इज लेस देन 20, तो 2 पे भी सेटिस्फाई होगी, 3 पे भी, 4 पे भी। तो हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। तो इस यहाँ पे हमने देखा कि हम c को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसी फंक्शन के साथ। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे नॉमिनेट किया कि 10 जो है ये हमारा कांस्टेंट है और n जो है ये हमारा g ऑफ n है। c इज कांस्टेंट एंड g ऑफ n इज n। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गई तो हमने ऊपर लिखा हुआ था कि f ऑफ n इज बिग O ऑफ g ऑफ n फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दिस इज एंड दिस। तो जब ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है तो f ऑफ n इज बिग O ऑफ g ऑफ n, तो हमने लिख दिया f ऑफ n इज बिग O ऑफ g ऑफ n इज n, सो f ऑफ n इज बिग O ऑफ n। तो ये हमारे पास आ गया अपर बाउंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक रेज होता है कि हम किस तरह से यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज लिख सकते हैं। 10n की जगह पे हम कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ हमने जस्ट कंडीशन को फुलफिल करना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा लेसर हो इस वैल्यू से, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10n लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 100n लिख सकते हैं, 1000n लिख सकते हैं, 10,000, 100,000, 1000,000। हम यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू लिख सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब यहाँ पे मैं n स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं n स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या है, अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ तो दैट इज़ 1, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो दैट इज़ 2 into 1 2 plus 3 5 is not less than 1। तो इस केस में मैं n को 1 से स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इक्वेशन फॉल्स हो रही है। तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 4 plus 3 7 is not less than 4। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 8 6 plus 3 9, that is false again। अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 16 2 into 4 8 plus 3 11। तो 4 पे मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे c हमारे पास क्या है 1 है और g ऑफ n हमारे पास क्या है n स्क्वायर है। तो f ऑफ n इज बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो अब ये भी मेरे पास एक वैलिड आंसर है। नाउ अब एक ही फंक्शन का हमने बिग O निकाला था पहले n, और अब हम निकाल रहे हैं n स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि बिग O जो है वो अपर बाउंड है। अपर बाउंड मीन्स अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में n कहाँ पे आएगा? n आएगा यहाँ कहीं पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, n आपके पास आएगा यहाँ पे।
राइट। तो n यहाँ पे आपका आ रहा है और हमने कहा कि दिस फंक्शन बिलोंग्स टू बिग O ऑफ n एंड देन हमने निकाला बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो अगर तो हमारे पास अपर बाउंड ये है, हमने ये निकाला था, तो दैट मीन्स कि इससे आगे वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रू होंगी, इंक्लूडिंग दिस वन, वो ट्रू होंगी अपर बाउंड के लिहाज से। जो हमने अपर बाउंड निकाला है उससे आगे वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो उस फंक्शन के अपर बाउंड में आएंगी, चाहे वो n स्क्वायर हो, n क्यूब हो, 2 पावर n हो, n पावर n हो। अगर मैं यहाँ पे n क्यूब कर देता तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ n। तो उस केस में हमारे पास जो अपर बाउंड आता वो n क्यूब आता, दैट इज अगेन ट्रू। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, जो भी हमारे पास क्लोजेस्ट अपर बाउंड आएगा, उससे आगे वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो अपर बाउंड के अंदर आएंगे। इसी तरह से जब हम लोअर बाउंड क्रॉस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास दैट फंक्शन इंक्लूडिंग दैट फंक्शन, उससे छोटे जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसके लोअर बाउंड में आएगी। दैट फंक्शन, अगर सपोज हमारे पास लोअर बाउंड भी n ही आता है, तो दैट फंक्शन इंक्लूडिंग all functions which are lesser than that function are included in lower bound. That function including that function and all greater functions than that are upper bound. Now tight bound क्या है? That function himself, कि उससे कम वाली भी कुछ वैल्यूज हों, उससे ज़्यादा वाली भी कुछ वैल्यूज हों, लेकिन वो फंक्शन इटसेल्फ क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड अ टाइट बाउंड। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो बिग O है अपर बाउंड, वो n भी हो सकता है, n स्क्वायर भी हो सकता है, n क्यूब भी हो सकता है, 2 पावर n भी हो सकता है, 3 पावर n भी हो सकते हैं, n पावर n भी हो सकता है, बिकॉज ऑल दिस फंक्शंस बिलोंग टू द अपर बाउंड। बिग O क्या है हमारे पास? दिस इज अपर बाउंड, राइट। अब हम देखते हैं बिग ओमेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब हम बिग O लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, आप n पावर n भी इसको कर सकते हैं एंड द कंडीशन विल रिमेन ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है आपका बिग O ऑफ समथिंग विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने हमेशा वो g ऑफ n सपोज करना है जो कि हमेशा क्लोजेस्ट हो। अब क्लोजेस्ट हम कैसे करते हैं? सपोज मेरे पास यही वाला फंक्शन है 2n प्लस 3n, तो जब मैं इसको टाइप करूँगा तो मैं यहाँ पे इसको अगर n की फॉर्म में ही लिख लूँ, दैट मीन्स 2n प्लस 3n for all values of n greater than equals to 1। ठीक है। तो मेरे पास जो भी फंक्शन है वो जिस डिग्री का है वही डिग्री मैं अपने कांस्टेंट के साथ भी ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास मुझे लिखने में आसानी हो जाएगी, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि इस फंक्शन से बड़ा फंक्शन क्या हो सकता है। अगर मैं उस कांस्टेंट के साथ भी n को लिख दूँ तो वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। कैसे? अगर हम n की वैल्यू 1 सपोज करते हैं तो दिस इज 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 3 5, और यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, तो 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5।
कंडीशन ट्रू, हमें जिस कंडीशन को ट्रू करना है, तो हम कांस्टेंट के साथ जस्ट n को ऐड कर रहे हैं अपनी इक्वेशन को, अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ये एक टिप है आपको कि आप किस तरह से कोई ऐसा फंक्शन जल्दी से बना सकते हैं जो कि हमेशा लेस हो इस फंक्शन से या ग्रेटर हो इस फंक्शन से, और ये फंक्शन लेस हो इस फंक्शन से। तो आपके पास जो भी कांस्टेंट होगा आप उसको मल्टीप्लाई करवा दें अपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो भी आपकी चल रही है। अगर यहाँ पे 2n² होता तो हम 3 को मल्टीप्लाई करवा रहे होते n² के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो अपर बाउंड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन बिग ओमेगा। इसकी डेफिनेशन ऐसी है, द फंक्शन एफ ऑफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ ओमेगा बिग ओमेगा ऑफ g of n big omega of g of n for all values of n greater than n naught, and there exists some positive constants c and n naught such that f of n is, वहाँ पे हमारे पास लेसर था, इसमें हमारे पास आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स। जस्ट ये चेंज है, बाकी डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, हम बिग ओ में अपर बाउंड फाइंड करते हैं, बिग ओमेगा में हम लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। अगर मैं इसकी यही वाली एग्जांपल लूँ, अगर हमारे पास एफ ऑफ एन है 2n+3, तो मैं लिखूंगा 2n+3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सम फंक्शन। नाउ वहाँ पे हम क्या कह रहे थे, जो भी हमारे पास पूरी डिग्री थी उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। जो भी कांस्टेंट थे उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। यहाँ पे हम हमारे पास जो भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ। उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1 के साथ। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम उस पॉलिनोमियल को एज इट इज लिख रहे हैं विदाउट एनी कांस्टेंट और विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हम जस्ट स्टैंड अलोन उस पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ समथिंग। अब वो हम देख लेते हैं कि हमारी ये वाली जो इक्वेशन है कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर ट्रू है। अब अगर तो मैं यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, इफ n इज 1, n को हम 1 पुट करते हैं तो 2 + 3 is 5, 5 is greater than 1, condition true, n is equals to 2, 2 into 2 4 + 3 7 is greater than 2, so n is greater than equals to 1 stands for this equation। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, कांस्टेंट यहाँ पे अगेन कुछ नहीं है, तो दैट इज सी, राइट। और जी ऑफ एन क्या है हमारे पास, दैट फंक्शन जो हमने सपोज किया है दैट इज एन। तो इस फंक्शन का अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एफ ऑफ एन इज
ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। जी ऑफ एन हमारे पास क्या है, एन। ठीक है, तो इस तरह से हम बिग ओमेगा भी किसी फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट सपोजिंग एनी फंक्शन विच इज ऑलवेज लेसर देन एफ ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू जी ऑफ एन। ठीक है, और यहाँ पे जी ऑफ एन को सपोज करने का या एज्यूम करने का क्या मेथड मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी पॉलिनोमियल ऑर्डर हो आप उसको एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो वो फंक्शन आपका हमेशा एफ ऑफ एन से लेसर होगा और एफ ऑफ एन आपका हमेशा उस फंक्शन से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिग ओमेगा ऑफ अ फंक्शन। नाउ हम देखते हैं बिग थीटा which is average bound और tight bound। अब बिग थीटा में क्या आ रहा है, द फंक्शन एफ ऑफ एन इज बिग थीटा ऑफ जी ऑफ एन for all n is greater than n not if and only if there exists positive constant c1 comma c2 and n not such that यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एफ ऑफ एन इज लेसर देन C2 of g of n and this must be lesser than C1 of g of n। तो इसकी कंप्लीट कैसे होगी कि कोई ऐसा g of n कॉमन होना चाहिए, लाजमी। जी ऑफ एन हमारे पास लाजमी कोई ऐसा कॉमन होना चाहिए जिसको अगर हम C1 के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर हो, लेसर हो एफ ऑफ एन से, और जब उसको C2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर हो एफ ऑफ एन से। तो हमारे पास जी ऑफ एन जो है वो कोई कॉमन होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा होना चाहिए कि जिसको अगर हम C2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इस पार्ट को सेटिस्फाई करे, और अगर हम उसको C1 से मल्टीप्लाई करें तो वो इस पार्ट को सेटिस्फाई करे। तो इन दैट केस कि वो लोअर बाउंड को भी कर रहा है और अपर बाउंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा एवरेज बाउंड होगा, टाइट बाउंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम ही एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3। अब इसका एफ ऑफ एन है हमारे पास 2n प्लस 3। इसका हमने लोअर बाउंड ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज n, और अपर बाउंड भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है विच इज़ 2n प्लस 3n 5n। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, n के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया था तो 2n प्लस 3n विल ऑलवेज बी 5n। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n हमारे पास लोअर बाउंड था, अपर हमारे पास ये फंक्शन हो गया एफ ऑफ एन, और फिर हमारे पास अपर बाउंड आ गया। ठीक है, तो हमने इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, और जी ऑफ एन जो है हमारा सेम डिग्री का है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास C1 1 है और यहाँ पे हमारे पास C2 जो है वो 5 है,
और हमारे पास जी ऑफ एन जो है वो एन है, दोनों का कॉमन है। तो दोनों का कॉमन है, उनको हम जब दो मल्टीपल या डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है। तो इन दैट केस एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन, बिकॉज यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑर्डर क्या है, एन, तो बिग थीटा ऑफ एन। सो दिस इज एवरेज बाउंड, टाइट बाउंड भी हम इसको कह सकते हैं। तो फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एन, big O was n, big omega was also n, and big theta was, sorry, big theta is also n। तो इस फंक्शन के लिए 2n+3 के लिए बिग O, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा तीनों जो हैं वो n ही हैं। और ये लाजमी नहीं है, इट्स नॉट अ रूल कि आपके बिग O, बिग ओमेगा और बिग थीटा जो हैं वो हमेशा सेम आए। तो बाय डेफिनेशन आपके इस तरह से सॉल्यूशन बनते हैं बिग थीटा के, बिग ओमेगा के और बिग O के। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉमन बात ये है कि कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस के इक्वल है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास अपर बाउंड है दैट इज़ वर्स्ट केस, तो हमारे पास यही वाला अपर बाउंड था, दैट इज़ वर्स्ट केस, और लोअर बाउंड हमारे पास बेस्ट केस होता है, और एवरेज बाउंड हमारे पास एवरेज केस होता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये केस एनालिसिस से रिलेट नहीं करते। दीज फंक्शंस आर टोटली रिलेटेड टू एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। हम इनकी बेस पे नहीं कह सकते कि हमारे फंक्शन का या फिर हमारे एल्गोरिदम का बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या होगा। दीज आर नॉट फॉर केस एनालिसिस, दीज आर ओनली फॉर एसिम्प्टोटिक नोटेशन एनालिसिस। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 और हमने इसका अपर बाउंड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अपर बाउंड में क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ एन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू सम फंक्शन। तो मैंने आपको कहा था कि जो आपका हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री होगी उसको उससे सब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा दें, तो दैट विल बिकम 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जो भी हाईएस्ट डिग्री थी हमने उसको सब मल्टीप्लाई करवा दिया, तो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू 2 + 3 5 + 4 9 n स्क्वायर, राइट। और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं। इफ n इज 1 तो दैट इज 9, इफ n इज 1 दैट इज 9, तो कंडीशन ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो हम कह सकते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो नाउ वी कैन से एफ ऑफ n इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ
एन स्केयर, जो भी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है वो उसी ऑर्डर पे, पॉलिनोमियल ऑर्डर से बिलोंग करेगी, राइट। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर लॉग एन प्लस एन, ठीक है, और हमने इसका बिग ओ कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास यह आ जाएगा इज लेस देन समथिंग। अब n को हमने n स्क्वायर करना है, सो n स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो अब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हमेशा ग्रेटर होंगी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी इससे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन बिलोंग करता है किससे? बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट। अब एक और हम फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ हमें पता है कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री अप टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दिस इज योर n फैक्टोरियल। और अगर हम इसको रीऑर्डर करके लिखें तो n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4 up to so on n, तो ये n तक जा रहा है, ठीक है। हम n फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो हम यही नोटेशन लेते हैं, एंड हमने कैलकुलेट करना है बिग O, तो दैट मीन्स कि दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू समथिंग। नाउ हमने हर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना है हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के साथ, तो दैट विल बिकम n मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय n अप टू मल्टीप्लाइड बाय n, राइट। तो दिस विल बिकम इज ग्रेटर देन, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल बिकम n पावर n, n पावर n, ठीक है। तो नाउ वी कैन से दैट f of n is big O of n पावर n, ठीक है। अगर हमने इसका लोअर बाउंड, इसी एफ ऑफ एन का लोअर बाउंड कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे जनाब सेम फंक्शन इज ग्रेटर देन, नाउ हर चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे या फिर 1 से रिप्लेस कर देंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू 1, so this will become is always greater than 1, ठीक है। so आपके पास f of n is equals to big omega of 1,
राइट। तो अगर मैं इसको लिखूं एवरेज केस में तो हमारे पास आएगा 1 इज लेसर देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल which is lesser than or equals to n power n. Now in this case हम टाइट बाउंड कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास g ऑफ n जो है वो दोनों साइडों पे सेम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास g ऑफ n क्या आ रहा है n, और यहाँ पे हमारे पास n नहीं है। अगर मैं यहाँ पे n लगाता हूँ तो मेरा ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो अब हमारे पास g ऑफ n जो है वो सेम नहीं आ रहा, तो हम इस फंक्शन का टाइट बाउंड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब हम टाइट बाउंड कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम उस फंक्शन का अपर बाउंड या लोअर बाउंड कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो हमारे फैक्टोरियल फंक्शन का लोअर बाउंड होगा 1 और अपर बाउंड होगा n पावर n। ठीक है, तो हम n फैक्टोरियल को किसी भी इनके दरमियान में कहीं पे भी प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो n की कुछ वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे लाई कर रहा होगा, n की कुछ वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे लाई कर रहा होगा, n की कुछ वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे लाई कर रहा होगा, विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट। सो वी कैन नॉट जस्ट कैलकुलेट द एवरेज बाउंड फॉर अ फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है जी, मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि हमें जब किसी भी फंक्शन का टाइट बाउंड या एवरेज बाउंड नहीं मिल रहा होता तो हम उस फंक्शन के अपर एंड लोअर बाउंड्स कैलकुलेट करते हैं टू एनालाइज दैट। अब यहाँ पे एक और फंक्शन देखते हैं, f of n is equals to log of n factorial। राइट, अब क्या होगा, हम log of n factorial को लिख सकते हैं log of 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by n। ठीक है, तो जब हमने इसका अपर और लोअर बाउंड निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा लोअर बाउंड के लिए ऑल वंस हो जाएंगे, विच विल बी 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू n फैक्टोरियल विच इज लेस देन और इक्वल्स टू, जब हम इसका अपर बाउंड निकालेंगे तो एवरीथिंग विल बी n, तो दैट विल बी log of n पावर n। राइट, नाउ log of 1 इज 0, लेकिन हम इस क्योंकि कांस्टेंट है तो हम इसको हमेशा 1 लिखेंगे, इज लेस देन n फैक्टोरियल एंड log ऑफ n पावर n, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल में हमारे पास क्या होता है, पावर पहले आ जाती है तो दैट विल बी n log n। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास g ऑफ n जो है वो दोनों पे सेम नहीं है, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द टाइट बाउंड। सो वी कैन राइट कि यहाँ पे जो हमारे पास बिग O है वो है n log n, f of n is equals to big O of n log n, and f of n is equals to big omega of 1। राइट, अगेन हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन था तो हम उसका टाइट बाउंड कैलकुलेट नहीं कर सके, तो हमने 2 एग्जांपल्स की और वहाँ से हमें टाइट बाउंड कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जितने भी फैक्टोरियल के फंक्शंस होंगे हम उनके टाइट बाउंड्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन की,
विच आर आई थिंक कि वो लेक्चर को थोड़ा सा लेंथी कर देंगे, दैट मीन्स कि हम उसको स्किप कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। यहाँ तक अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू, और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्यूरीज को जल्द से जल्द एड्रेस करूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।